प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स में बात करेंगे उसमें सबसे पहले मरियम नवाज वजीर आला पंजाब मुंतखब, इंतकामी सियासत न करने का ऐलान, ऑपोजिशन को मिल बैठने की दावत दे दी, पंजाब में गुड गवर्नेंस के लिए इनकलाबी एजेंडा पेश कर दिया, महंगाई में कमी के लिए फौरी इकदाम का हुक्म, रात गए लाहौर के पुलिस स्टेशन का अचानक दौरा, क्या मरियम नवाज बतौर खातून वजीर आला 21 करोड़ अफराद के बड़े सूबे में डिलीवर करने की अहलियत रखती हैं। इसके अलावा बात करेंगे मुराद अली शाह तीसरी बार वजीर आला सिंध मुंतखब हो गए, जरदारी ने मुराद अली शाह को ही तीसरी मरतबा वजीर आला सिंध क्यों बनवाया, क्या आप कराची के शहरी सिंध के हारी की किस्मत बदलेगी, अहम तज्जिया इस हवाले से आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे बड़ा टकराव, निगरान वजीर आजम की एडवाइस पर सदर अलवी का इजलास बुलाने से इनकार, समरी मुस्तरद, स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास तलब कर लिया, नए वजीर आजम के चुनाव की तैयारियां मुकम्मल, अहम मौके पर सदर अलवी का ये कदम क्या नताइज सामने ला सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे पीटीआई की सरबराही के लिए सेनेटर अली जफर का नाम किसने तजवीज किया और उन्होंने क्यों इनकार किया। इस हवाले से जो अंदरूनी कहानी है वो आपके साथ शेयर करेंगे। हमें गेस्ट ज्वाइन करेंगे कुछ देर में। क्लास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा इस्तेकाम पार्टी इसाक खाकवानी साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इसाक खाकवानी साहब। जी वालेकुम बीवी। खाकानी साहब, आज पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा जो खातून वज़ीर आला हैं वो मुंतखब हुई मरियम नवाज, और जो पूरा बैकग्राउंड है वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरीके से तमाम तर मामला चले। आगे की बात करते हैं, जो उन्होंने आगे के अपने दावे किए और जिस तरह लंबी चौड़ी तकरीर की, कैसे देख रहे हैं उनका मुंतखब होना और फिर डिलीवरेंस? मैं समझता हूँ कि एक तो अच्छी बात है कि ख्वातीन में से एक पहली खातून ने एक मनसब संभाला है। मगर जो मुझे आज ईमानदारी से मैं जो उनकी तकरीर सुनी, कुदरतन में बैठा था इस्लामाबाद में, तो वो सारी तकरीर हमने सुनी और वो बड़ी दिलचस्प और बड़ी मुतअद्दिल किस्म की उन्हें तकरीर की और वो अपने सिर्फ पॉइंट्स को देख रही थी। उनका सारा बैकग्राउंड जो था, हर पॉइंट का उनको ज़बानी याद था और उन्होंने बड़ा मेरे ख्याल में उनको एक अबूर भी था, नजर आया कि कामों में, और वो मेरे ख्याल में शायद वो कर भी पाएंगी अगर उनको मौका मिल गया और अच्छी टीम बन गई उनकी। बात तो इम्प्लीमेंटेशन कमेटी की होती है ना, कि वो उनको साथ पंजाब की ब्यूरोक्रेसी और उनके जो साथी हैं वुज़रा साहबान, क्योंकि इतने महकमे हैं ना जी, तो उनमें से कोई सारे महकमे एक जैसा काम तो नहीं कर सकते। मगर मेरे ख्वाहिश है कि अल्लाह करे वो अपना जो उन्होंने प्रोग्राम बताया है उसमें से अगर 10% भी वो कर जाए तो वो एक बड़े पंजाब के लिए खुशाइन बात होगी। और जिस तरीके से जिस पुरअज़्म तरीके से उन्होंने बात की, तो कम से कम मैं तो बड़ा उसका इम्प्रेस हुआ जी। अच्छा, शी टुक अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टार्ट। खाकानी साहब, उन्होंने जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है उसकी मीटिंग चेयर की, इसके बाद उन्होंने थाने का दौरा किया। जिस तरीके से वो ब्यूरोक्रेसी को, अभी आपने स्पीच का एक तरह एनालिसिस दिया कि वो पॉइंट्स देख रही थी एंड शी वाज वेरी वेल अवेयर ऑफ द जो उनकी स्ट्रैटेजी है, या उस हवाले से वो काफ़ी आपको लग रहा था कि सूझबूझ रखती हैं। तो जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट लिया है ब्यूरोक्रेसी पे, जिस तरह उनका एक बिहाइंड द सीन भी होल्ड रहा है, आपको लगता है कि उनकी फैमिली में एक पूरी लेगेसी चलती आ रही है? वालिद साहब 2 मरतबा उनके वजीर आला रहे, चचा उनके 3 मरतबा वजीर आला, कजन उनके वजीर आला। सो डू यू थिंक कि शी कैन बी अ कॉम्पिटेंट चीफ मिनिस्टर? अपनी फैमिली में भी आउटस्टैंड करेंगी? देखें, मैंने तो आपको अर्ज किया है कि उनका जो लॉन्च है इस वक्त वो बड़ा इम्प्रेसिव था, क्योंकि उनको अपने तमाम मसले मसाइलों का इल्म था, नंबर 1। फिर दूसरा, उसके ऊपर उनको अबूर भी था, क्योंकि वो हर बात की तशरीह कर रही थी। तो ये आदमी जो बगैर वाकफियत के हो वो इस तरह की तशरीह नहीं कर सकता। मेरे ख्याल में उनके अंकल भी शायद ना कर सके, उनके जो कजन साहबान है शायद वो भी आज तक हमें किसी पब्लिक फोरम पे इस तरीके से बात करते हुए नजर नहीं आए। मैंने तो उनके साथ कभी काम नहीं किया, नून लीग के साथ, और हम तो उनसे मेरी वाकफियत जरूर थी बड़े मियाँ साहब से, मगर मैं कभी उनके साथ काम नहीं किया, ना ही हमारे साथ उनकी अलाइनमेंट रही। मगर आज जो बीवी ने बातें की, हम काफी ज्यादा दोस्त बैठ के इस्लामाबाद में सुन रहे थे,
उन्होंने हमें तो बड़ा इम्प्रेस किया है। अल्लाह करे वो कर सकें। और बात होती है सब जगह इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, आगे काम करने वाले कौन मिलते हैं और वो उसको किस तरीके से एक मकाम पर पहुंचाने में कामयाब होते हैं। और आखिरी बात मैं अर्ज करूंगा कि जितनी बातें उन्होंने की, इसके लिए क्या पंजाब के अंदर इतने वसाइल हैं, और अगर वसाइल हैं तो हर साल कुछ ना कुछ अगर वो काम कर गए तो मेरे ख्याल में उन जैसा काम किसी और वज़ीर आला ने नहीं किया होगा, क्योंकि वो प्रिंसिपली चीजों को इम्प्लीमेंट करने की बात कर रही हैं। उनके चचा थे वो तो एक मतलब कंस्ट्रक्शन का काम करते थे ना, और वो भी उनका ज्यादातर फोकस लाहौर था, और लाहौर शहर को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वो अखराजात किए और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव किया। तो वो अब बात है कि वसाइल की, आया वसाइल और टीम, ये दो चीजें अगर मिल गई तो उनके जो ख्यालात थे वो माशाल्लाह उसके अंदर कोई कमी नहीं थी। और ख़ास तौर पे अगर पिछले जो 2-3 वज़ीर आला गुजरे हैं उनके बारे में तो मेरे ख्याल में उनको तो देख के ये शर्मिंदगी हुई होगी जो कुछ आज बीबी ने किया है। खान साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सर अभी आपने बात की कि 10% भी अगर इन्होंने कर लिया, जो उन्होंने इंतहाई हाईली एम्बिशियस प्लान, बल्कि बहुत सारे शायद यह नाकदीन कहेंगे यूटोपियन टाइप उन्होंने प्लान दिया पहली तकरीर में, इट वॉज मैसिव नो डाउट। लेकिन वही वाली बात जो आप कह रहे हैं, मुझे याद है शहबाज शरीफ साहब ने एक दफ़ा कहा था कि जब जनरल मुशर्रफ साहब ने उन्होंने तकरीर की थी अपनी पहली, ये उनका रिकॉर्ड बयान है जो मैं आपको कोट कर रहा हूँ, जब उन्होंने आके पहला अपना प्लान दिया था, प्लान ऑफ एक्शन के 7 प्लान, मेरे के 7 या 6 पॉइंट्स हैं उनके बड़े। तो उनका कहना था कि जब मैं जेल में बैठा था और मैंने उनकी तकरीर सुनी थी 12 अक्टूबर के बाद, तो मैंने उस वक्त भी सोचा कि अगर जनरल मुशर्रफ ने 10% एग्जैक्ट यही कहा था जो आप बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मैंने अपनी जेल में बैठ के उनका खिताब रेडियो या टीवी पे सुना, तो मैंने कहा अगर जनरल मुशर्रफ साहब इसमें से कुछ 10% भी डिलीवर करके तो लोग हमें भूल जाएंगे, हमारा नाम नहीं रहेगा किताबों में, दस्तानों में, ना कहानी होगी, और मुशर्रफ साहब बदल देंगे। तो सर जी वो भी 10% ना हुआ, 2008 में शहबाज शरीफ साहब वापस आ गए थे, नवाज शरीफ साहब। तो आपको लगता है कि 10% ये कर सकेंगे, या वो शहबाज शरीफ साहब वाली बात के जनाब के 10% भी कर गया तो आप भी कह रहे सुबह बदल जाएगा? कैन दे डू द 10%? हमें सबको दुआ गो होना चाहिए कि कोई आदमी अगर अपने कौम के सामने बैठ के पहली दफा एक मनसब मिल रहा है, उनको मौका मिल रहा है, और जिस तरीके से उन्होंने हर सब्जेक्ट पे बात की है, तो उनके लिए ये मुश्किल नहीं होना चाहिए कि ये एक 10%, मैं तो कहता हूँ कि 10% सालाना काम अगर कर गए तो उनके मुकाबले का कोई चीफ मिनिस्टर ना कोई आएगा, ना ही कोई। ये अब शरारत तो नहीं कर रहे खकवानी साहब, बार बार एक बात कह रहे नहीं सर, मेरे सुन लें सर, आप बार बार कह रहे हैं अपने चचा से, अपने कजन से, अपने वाले साहब से, वही है ना मुकाबला। तो उन्होंने कहा भी है आज मरियम साहब ने कि मेरा मुकाबला किसी आउटसाइडर से नहीं है, मेरा तो अपनी फैमिली में मुकाबला है, कोई चीफ मिनिस्टर हैं। अच्छा, तो आप बार बार जब ये बात कह रहे हैं कि जनाब कि वो उनसे बेहतर चीफ मिनिस्टर साबित होंगी, बेहतर गुफ्तगू की है, पूरा बैकग्राउंड समझती थी, ये शरारतन कह रहे हैं आप ताकि घर में कंपैरिजन शुरू हो, या वाकई यू मेंट इट सर? नहीं देखें, घर वालों के साथ क्या मुकाबला होगा, बाप के साथ क्या मुकाबला? ये उन्होंने खुद कहा है अपने इसमें, ये परफॉर्मेंस की बात हो रही, परफॉर्मेंस की। सर मैं अपनी बात करूंगा, उन्होंने जो भी कहा है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अपने बच्चों के साथ तो माँ बाप का कोई मुकाबला नहीं होता, और ना ही वो तो चाहते हैं कि हमारे से बच्चे एक्सेल करें। मैं तो चाहता हूँ कि जो कुछ मैंने जिंदगी में किया, मेरे बच्चे, मेरी औलाद मेरे से ज्यादा। नहीं, हम सब चाहते हैं, हम सब ऐसा चाहते हैं। अच्छा, तो बात यह है कि अगर एक जगह पर कहीं उम्मीद नजर आ रही है तो हमें उससे उम्मीद रखनी चाहिए, कि बजाय इसके कि पहले दिन से हम शुरू हो जाएं उनके खिलाफ कि जी ये तो उन्होंने, बाप ने भी नहीं किया था, चाचे ने भी नहीं किया था, कजन ने भी किया था, ये क्या कर लेंगे, ये मनफी बातें। मैं तो कह रहा हूँ कि उन्होंने कभी आज तक बैठकर सबने होलसम प्रोग्राम नहीं दिया था। हर चीज का सोसाइटी में और पार्टी के अपना जितने महकमे हैं उन तमाम के बारे में उनको अच्छी तरह चीजें पता थी, और वो अल्लाह करे वो कामयाब हो, उससे पाकिस्तान की बेहतरी होगी, उसके अंदर पंजाब की बेहतरी होगी, और उनके अपने खानदान के अंदर अपना नाम पैदा होगा। उन्होंने कहा अपनी तकरीर में, आपने भी सुना, उन्होंने कहा मैंने अपने वाले साहब मियां नवाज शरीफ साहब ने कई दिन बैठ के मेरे साथ ये सारे प्लान ऑफ एक्शन जो है ना ये डिस्कशन किए हैं। सो उन्होंने वो बताया कि उनको इतना
उनकी तैयारी जो है वो किसने कराई थी, वो तो उन्होंने क्रेडिट अब मियाँ साहब को दिया। हैविंग सेड ऑल दिस सर, जो सबसे बड़ा इस वक्त मसला है इनके लिए, मोहतरमा साहबा के लिए, वो चैलेंजेस बाकी अपनी जगह पे, उन पर इल्ज़ाम लग रहा है जो उनके नाकदीन कह रहे हैं इट्स स्टोलन मैंडेट। पीटीआई कहती है, उनके मुखालफिन कहते हैं कि हम सीटें जीत रहे थे, हमारी सीटों को हमारी जीती हुई सीटों को कन्वर्ट किया गया इनटू डिफीट, और हमें आज आपने देखा शोर शराबा भी हुआ, अपोजिशन बैकआउट भी कर ली। सो इन द गिवन सिचुएशन आप समझते हैं कि पॉलिटिकल एक मोरालिटी है उनके पास, मरियम साहबा के पास, जो पॉलिटिकल एक अथॉरिटी आती फ्रॉम विद इन के यस आई हैव वन दिस मैंडेट, तो लिहाजा मैं इसको मैं सूबे को भी रन करना है। भाई साहब इलेक्शन का एक अलग मसला है, उसके ऊपर जो सवालिया निशान है वो अलग चीज है। और ये अगर पीटीआई के हजरात इस तरीके से उनको शुरू से डिस्करेज कर रहे थे, तो उनको तो अपने बुजदार साहब से मुकाबला कर लेना चाहिए ना, कि उन्होंने जैसे जैसे 4 साल गुजारे, तो ये बीबी का तो 1 साल गुजरेगा तो पता लग जाएगा सबको। तो इसके अंदर क्या मैं मौज न करूँ लोगों से। मैं तो इनका जो मुझे होलसम चीज नजर आई है, मैं समझता हूँ कि यहाँ अगर ये कुछ ना कुछ चीजें पढ़ाकर उसको कर जाएं, और उनके वसाइल हों और टीम हो, टीम होगी तो वो कामयाब होंगी। और क्योंकि एक चीज आदमी राह दिखा सकता है, आगे से चीजें तो बाकी अमला करता है, उनकी ब्यूरोक्रेसी। अच्छा खान साहब, एक और चीज है, अब मुझे नहीं पता ये मरियम साहबा के लिए ये एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है, आप बताएंगे, यू आर ए पॉलिटिशियन, कि उनके अपने घर में 3 चीफ मिनिस्टर्स पहले से मौजूद हैं। जब वो चीफ मिनिस्टर जो हैं, क्या वो हर वक्त मरियम साहबा को रिमोट कंट्रोल करेंगे, गाइड करने की कोशिश करेंगे कि पहली दफ़ा आ रही है, इन्हें नहीं पता, हम समझाएं, वालिद साहब अलहदा समझाएंगे अपने तजर्बे, शहबाज शरीफ साहब अलहदा समझाएंगे, हमजा साहब भी आते जाते अपनी उनको कज़न सिस्टर को 2-4 वो भी मशवरे देंगे, वो अलाउ करेंगे मरियम को कि इंडिपेंडेंटली ग्रो करे, अपने फैसले खुद करे, अपनी गलतियों से, एरर से, वट एवर जो भी हैं उनसे सीखे और खुद गवर्नेंस को हाथ में ले, कि रादर शी विल बी रिमोट कंट्रोल्ड अपने घर से, कि उनको बताया जाएगा ये करें, बिकॉज को उनका ख्याल है कि हम तजर्बाकार हैं और ये ब्लंडर मारेंगे। ये भाई साहब जो प्रेजेंटेशन थी, ये तो नहीं लगता कि कोई किसी को इतनी प्रेजेंटेशन समझा सके और सिखा सके। ये तो खुदादाद चीज थी जो उन्होंने जाहिर की। उनके भाइयों को, भतीजों को, कजन्स को, वालिद साहब को, बाकियों को भी सब ये मौके मिले थे। उन्होंने तो सब कागज पढ़ते आप ऐसे कोई आज मरियम नवाज साहब की तकरीर से कुछ ज्यादा इंप्रेस नहीं हो गए खान साहब? आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। मैंने तो अर्ज किया, हमने उनके साथ कभी जिंदगी में काम नहीं किया। मैं उनके वालिद साहब को बड़ी अच्छी तरीके से जानता हूँ सन 73 से, मगर मैंने उनके साथ कभी काम नहीं किया। हम तो उनके नकाद रहे हैं और हम तो दूसरी पार्टीज में रहे। आपने कहा 73 में, बात तो सुने, 1 सेकंड, आखिरी बात सुने। अगर उन्होंने एक अच्छी बात की है तो ये तो बड़े कम ज़र्फ लोग होते हैं जो किसी की अच्छी चीज को आगे ना समझे। अगर अच्छी चीज है तो कहना चाहिए। अच्छा, आपने कहा कि 1973 से मैं इनके वालिद साहब को जानता हूँ, मीन्स नवाज शरीफ साहब को। आपकी उनसे कब 1973 में मुलाकात हो गई थी सर? मेरी उनसे मुलाकात हुई मेरे साथ तो जब मैं रेलवे में ऑफिसर था, उस वक्त भी मेरी उनसे मुलाकात हुई। मैं तो मुझे फख्र है कि उन्होंने मेरे से कहा कि मैं रेलवे सैलून में पहली दफा जाना चाहता हूँ। मैंने उनको एज फाइनेंस मिनिस्टर पहली दफा रेलवे सैलून में लाहौर से, वो तो 83 था। अच्छा, आप फिर 83 की बात कर रहे हैं? मैं वो बात की बात कर रहा हूँ, मगर मेरी मार्कशीट 73 से है उनसे। मगर मैं ये कह रहा हूँ, मैंने आज तक उनसे एक जर्री रत्ती बराबर कर को न भी काम कहा है न कराया है। मैं तो एक आदमी को मुलाकात है, वाकफियत है, उससे क्या मतलब है, उससे क्या आप कर रहे हैं? अच्छा खान साहब, आपने बड़ा तफसील से बताया कि मैं पार्टी में था ना, मैं पार्टी में अब भी नहीं, तो उससे क्या मेरा पॉलिटिकल आदमी के साथ क्या था। अच्छा सर, आपने बड़ा तफसील से बताया जो एजेंडा दिया है, वेरी एम्बिशियस, जैसे मैंने कहा यूटोपियन टाइप, इफ शी डिलीवर्स वी होप शी डज। तो आपका ख्याल है लोग परफॉर्मेंस पे वोट देते हैं? क्योंकि पिछली दफा हम जहांगीर तरीन साहब का जिक्र कर रहे थे, तो या उनका इजाज शाह साहब का दुनिया पितल दियो यार, तो आपका ख्याल है लोग ये परफॉर्मेंस पे, कामों पे, इन चीज़ों पे वोट देते हैं या नैरेटिव पे देते हैं? खान साहब का जैसे आपने कहा, बुजदार साहब के 3.5 साल देखे, उनका काम हमारे सामने, काम तो कहीं पे नहीं था, उनका नैरेटिव था और उन्होंने नैरेटिव की बुनियाद पे काम करने वालों को बीट किया। सो आपका ख्याल है मरियम नवाज साहब काम करके ये इलेक्शन जीत सकेंगी या कोई नैरेटिव के साथ आएंगी? मैं अर्ज करूं कि मुल्क जो है वो जो तरक्की याफ्ता ममालिक है वो काम करने से भाई साहब वो बनते हैं।
और वो मेहनत से कौम को बनाने के लिए नैरेटिव सिर्फ जरूरी नहीं है, वो वोट लेने के लिए नैरेटिव जरूर होता होगा। मैं तो तरक्की और मुल्क की और बेहतरी और जो मैं समझता हूँ अगर उनकी जो ख्यालात हैं अगर वो कर जाती हैं तो वो वहाँ, मैं तो उसके अंदर से खुद मुस्तफीद नहीं हो रहा, ना मैं उनकी पार्टी में हूँ जो मैं उनकी तारीफ करूं किसी खुशामद की वजह से। मुझसे आपने एक सवाल किया ईमानदारी का, मैंने कहा जहाँ तक खुशामद की बात है ना सर, सुन लें, मैं अब हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं को खुदा ना खास्ता मैं तो जाती तौर पर 20-22 साल से आपको जानता हूँ। आप तो जब शौकत अजीज साहब के वजीर थे तो सबसे ज्यादा फड्डे तो आपके शौकत अजीज से होते थे, उनकी तारीफ तो आपसे कभी हुई नहीं है, तो बाकियों की आपने क्या तारीफ करनी है। आपने तो इस्तीफा दे दिया था मेरा ख्याल है जब उनकी कैबिनेट में थे उनकी शौकत अजीज साहब की। सो वी ऑल नो यू आर वेरी ऑनरेबल मैन। इस तरह की जो भी बात है आपको और आपके साथ प्रोग्राम में कभी ऐसी बात नहीं की जिसमें कोई अपनी जात की कोई बात हो या अपने अपने पार्टी जो किसी के अंदर पॉलिटिकल हो, और या ना कभी किसी दूसरी पार्टी को कभी नीचा दिखाने की कोशिश कभी नहीं की, ना अल्लाह कराए। अच्छा सर, मरियम नवाज साहबा इन केस, जस्ट इन केस, मतलब अगेन हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, आपको इनवाइट करती हैं कि आप हैं और मेरी कैबिनेट को एज ए मुशीर के तौर पर, एज ए मतलब एक एडवाइजर के तौर पर ज्वाइन करें, अगेन हैविंग अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस विच मेरा क्या, मेरे एक्सपीरियंस के उनके पास बहुत सारे बंदे, उनकी अपनी पार्टी में इतने बंदे हैं कि वो उनको उन्हीं से अगर काम कराएंगे तो वो बेहतर होगा। हम मेरे से तो आपने भाई साहब सवाल पूछा, मैं कोई नौकरी की तलाश में तो नहीं। आई नो दैट आप नौकरी की तलाश में नहीं है सर, फेयर इनफ। अच्छा, इसका ये जो उन्होंने अपना एजेंडा जिस पे अभी हम ये बात कर रहे थे सारी चीज़ों के, मेन चीज़ आपने कहा टीम का होगा, तो टीम है उनके पास आपका ख्याल है इस वक्त वो चला सकते हैं सूबे को, या वही विंडिक्टिव इंतकामी कार्रवाइयां आपको लगता है होंगी या वो आगे बढ़ेंगी? ये भी नजर आ जाएगा सर, अगर वो इस तरीके से चल पड़ी जिस तरीके से पिछली हुकूमतें करती रही है एक दूसरे के साथ, और जो खुद मरियम बीबी कहती हैं कि मेरे साथ इस तरह किया, तो उनको वो चीजें जो खुद क्रिटिसाइज करती हैं वो खुद अपने तो उनको नहीं करना चाहिए, और वो अपना काम करें। जो चीजें लोगों ने कर दी, उनके इलेक्शन में उनका रिजल्ट आ गया, उनको नुकसान हो गया, वो जाने, उनका काम जाने। इन्होंने तो अपने 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 प्रोग्राम को आगे चलाना है ना भाई साहब। अच्छा, एक अंदर किसी के, और उससे तो सबक सीखना चाहिए कि अगर वो लोग कामयाब तो नहीं रहे जिन्होंने इनके साथ ज्यादतियां की थी, तो ज्यादती के साथ ज्यादती का काम तो भाई साहब मुनासिब ही नहीं है। नहीं, अच्छी बात की आपने। अच्छा, एक उन पे भी आ रहा है, दबाव आ रहा है मरियम साहबा पे कि आप एक न्यू बिगिनिंग करना चाहती हैं, पहली दफ़ा बनी हैं, आई हैं, वज़ीर आला हैं, फेयर इनफ, तो 9 मई के हवाले से बहुत सारे लोग जो गिरफ्तार हैं, ट्रायल का सामना कर रहे हैं, सजाओं का सामना, मतलब खवातीन की बड़ी उन्होंने बात की, तो उन पे दबाव है कि इस वक्त वो इस एक नया स्टार्ट लें और तमाम केसेस वगैरह हैं विदड्रॉ करें, देयर शुड बी ए न्यू बिगिनिंग। आपका ख्याल है कि ये उन्हें करना चाहिए, या वो कर सकेंगे, या इग्नोर करेंगे इस तरह की कॉल्स को कि कानून जाने और वो जाने, मेरा उनसे कोई तल्लुक नहीं है? अच्छा, फिर मैं आपको अर्ज करूंगा कि अगर किसी ने कानून तोड़ा है, उसमें खातून है या मर्द है, वो कानून तोड़ना सबके लिए एक जैसा है, और अगर उन्होंने काम किया है तो उनको सजा होनी चाहिए। मगर किसी को जानबूझकर अजियत पहुंचाने के लिए, उनके खिलाफ झूठा मुकदमा करने के लिए बिल्कुल इनको नहीं करना चाहिए। अगर कोई झूठे मुकदमे बने हैं तो उसमें उनको लोगों को रिलीफ देना चाहिए। जहां सही है वो अपना कोर्स करे, ताकि यहाँ पर कोई तो इंसान अपना कानून तोड़े, और कानून तोड़ने वालों का कोई तो मुहासरा होना चाहिए। ये तो कोई नहीं है कि किसी को कोई उकसा कर कहे और वो जाकर इदारों के साथ बदतमीजी और लड़ाई करने गए। अगर उन्होंने किया है तो लोगों को भुगतना चाहिए। अगर झूठे मुकदमे हैं और किसी को समझते हैं कि यहाँ पर उनके खिलाफ ऐसी बात नहीं है बल्कि बनाई गई है, तो फिर इसको वापस। खान साहब, एक बड़ी तनकीद आती है, जो सबसे बड़ी तनकीद है, जो यहाँ पे उनके मुखालफिन भी करते हैं बाकी जगहों से, कि शरीफ फैमिली अपनी फैमिली से बाहर कोई पावर शेयर नहीं करते। वजीर आजम की सीट है तो बाप बनेगा तो फिर उसके बाद बेटा चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, अगर भाई वजीर आजम है तो भाई वजीर आला, या ऊपर मतलब हम देख रहे हैं कि एक तरह का चचा वजीर आजम तो भतीजी उनकी वजीर आला। सो वो कहते हैं कि शरीफ फैमिली ये सारा कुछ अपनी फैमिली में रखती है। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है
जो भी उन पे तनकीद होती है, वजीर आला देख लें, मतलब मुमताज़ भुट्टो वाज द लास्ट वन इन सिंध, उसके बाद जितने भी आए हैं वो भुट्टो फैमिली से वजीर आला नहीं थे। ऐसे वो सेंटर में कहते हैं कि जनाब उस वक्त गिलानी साहब जरा था, परवेज अशरफ को उन्होंने बना दिया वजीर आजम। ये टेंडेंसी वो कहते हैं शरीफ फैमिली में नहीं है। अभी भी उन्होंने अपनी बेटी को बना दिया, किसी और पार्टी के लीडर को नहीं बनाया पंजाब में। डू यू एग्री विद दिस काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म कि पावर कंसंट्रेशन से जो जमहूरी एक कल्चर है शेयर करने का, वो मौजूद नहीं है इस पॉलिटिकल फैमिली में, शरीफ फैमिली में? जी हाँ, वो ये चीज है। नंबर वन तो उनकी पार्टी के अंदर जो निज़ाम है उनको इस पे तनकीद करनी चाहिए। मैं तो उनकी पार्टी में हूँ नहीं, तो मुझे तो इस तनकीद का हक पहुंचता नहीं, क्योंकि मैं तो उनके हमेशा बिहाड़ी में हम इनके मुखालिफ इलेक्शन लड़े। और ये एक नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि 1982 से जब ये पहली दफा आए उस वक्त से हमने आज तक इनके साथ नहीं दिया। तो मुझे तो हक नहीं पहुंचता मैं कहूँ कि इनको पार्टी किस तरह चलानी चाहिए। पार्टी के अंदर इतने लाखों लोग हैं, इतने हजारों लीडर हैं, ये वो जाने, उनका काम जाने। मैं कौन होता हूँ उनके बारे में ये कहने की लगा। आज वैसे आपने बड़ा सेफ प्ले किया है खकवानी साहब, अनलाइक योर टेम्परामेंट, आपने सेफ प्ले किया है, आपने विकेट के दोनों साइड पे खेले हैं। आप किसी आदमी को किसी अच्छी बात को करने का मौका ही ना दे। आपका काम था कि अगर मैं लड़ाई करूं, बदअखलाकी करूं, तो वो फिर आप कभी बदअखलाकी नहीं करते। वैसे मैं आई नो दैट यू आर अ डिसेंट पर्सन सर, यू नेवर डू दैट। अच्छा ये बताएं, मेरा नून लीग के साथ कोई ताल्लुक है सर? आप एक पॉलिटिशियन है एटलीस्ट। इसमें बात सुने ये अपना, अगर वो पीपल पार्टी वाले सारे खानदान में आपस में चीजें बांटते हैं, सिर्फ वो चीफ मिनिस्टर में के लिए उनके पास कोई और बंदा नहीं है तो देना पड़ता है किसी को। अगर वो स्पीकर नहीं है उनके पास तो किसी को देना पड़ता है। अगर बंदे ही उनके खानदान में दो है तो फिर वो दो ख्वातीन है तो वो ख्वातीन और नहीं, वो चाहते तो फरियाल तालपुर साहिबा को बना सकते थे वजीर आला सर सिंध में। अच्छा शी कुड हैव बीन वजीर आला। बात सुने, ये उनका काम है जनाब, मुझे उनकी पार्टी पॉलिटिक्स के साथ मेरा क्या ताल्लुक है? सर यू आर ए पॉलिटिशियन सर, मैं ये तो कह रहा हूं सर, यू आर ए पॉलिटिशियन, यू हैव टू मेक अ कमेंट। ये हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स भी इसी तरह है। और क्या मैं यहाँ अमेरिका की पॉलिटिक्स के ऊपर बात करूंगा उनके साथ, या यूके की पॉलिटिक्स है या यूरोपियन पॉलिटिक्स? आज आपने पकड़ा ही नहीं दी, वैसे आज कहीं से नहीं पकड़ने दिया आज आपने हमें। नहीं, मैं आपको जब ईमानदारी से एक चीज सही बता रहा हूँ, आप मेहरबानी फरमाए अपने हाल पे रहम करें मेरे पे भी। चले मेहरबानी सर जी, थैंक यू बहुत शुक्रिया साखा खकवानी साहब, आपने हमें इतना वक्त दिया। और यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन रेज बाय खकवानी साहब। उन्होंने जिक्र छेड़ दिया कि सिंध में तीसरी मरतबा मुराद अली शाह वजीर आला जो हैं वो मुंतखब हुए हैं। अब थोड़ा सा इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा इनसाइड स्टोरी है क्लास साहब के पास, बैरिस्टर अली जफर के साथ क्या हुआ, पहले क्यों बैरिस्टर गोहर को हटाया गया, फिर बैरिस्टर अली जफर को नामजद किया गया चेयरमैन पीटीआई, फिर अब वो नहीं बन रहे चेयरमैन पीटीआई। सो व्हाट इज हैपनिंग, थोड़ा इसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लासेस साहब, आपके पास कोई इनसाइड स्टोरी है, ये बैरिस्टर अली जफर के साथ क्या मामला होता जा रहा है? पहले बैरिस्टर गोहर, फिर बैरिस्टर अली जफर, वो एक भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट शेर अफजल मरवत ने दे दिया, उसके बाद उनको शो कॉज नोटिस हो गया, फिर बैरिस्टर अली जफर अब नहीं बन रहे चेयरमैन पीटीआई। तो ये वो इनकार कर रहे हैं, पार्टी सोच रही है, मसला क्या है? बड़ी मजे की खबर है इसकी। हालांकि आम आदमी ये समझेगा कि अली जफर साहब कह रहे हैं ना कि मैं नहीं बनना चाह रहा था, गौर साहब बड़े अच्छे हैं, गौर एंड ही इज ए डिसेंट मैन, और इसमें कोई शक नहीं है कि गौर साहब जो है ना, मतलब इनके पीटीआई में जो दो चार लोग हैं जो मुनासिब अच्छे तरीके से बात करते हैं, किसी को जलील नहीं करते, किसी की इंसल्ट नहीं करते, मॉकिंग नहीं करते, बड़े फम तरीके से अपना बयान बात करते हैं। तो बड़े अरसे बाद आपको ना कोई सोबर को नज़र आया है बंदा कोई पॉलिटिक्स में। शुरू में मैं कोई इतना बड़ा, आपको याद होगा, मैं कोई वो नहीं था, मैंने उनको ज़्यादा जानता भी नहीं था, लेकिन जब मैंने उनको फॉलो करना शुरू किया है, अच्छा बोलते हैं, टीवी चैनल्स पे हूँ या अदरवाइज हूँ, इस तरह के पार्टी लीडर की मेरा ख्याल ज़रूरत थी पीटीआई को। जितनी मार धाड़ का दौर गुजरा है और जितना वायलेंस हुआ है, तशद्दुद इन्होंने कोई इदारों के साथ किया, इदारों ने इनके साथ किया है, वो जो लड़ाई झगड़े फड्डे जो भी हो रहे थे, आपको एक इस तरह का बंदा चाहिए था। मिसाल थोड़ी सी रेलिवेंट हो जाएगी कि जब आपको याद होगा चर्चिल जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर थे जब वार हो रही थी, ये सेकंड वर्ल्ड वार, एंड ही वन द वार, ये मामूली बात नहीं थी, चर्चिल वन द वार। जब इलेक्शन हुए तो चर्चिल लॉस्ट द इलेक्शन। अब ये हो सकता था कि आपने जंग अजीम 2 आपने जीती हुई हो और ब्रिटेन ने लोगों ने चर्चिल को वोट नहीं दिया, उन्होंने जाकर अटैले को दिया, एक और प्राइम मिनिस्टर जो उनका अपोनेंट से। आम आदमी तो हैरान हो जाएगा कि इतनी बड़ी जंग जीती आपने 6-7 साल में, जिस बंदे ने जंग जीत के दी उसको लोगों ने वोट नहीं दिया। रीजन उन्होंने कहा ये जंग के वार के दौर का ये प्राइम मिनिस्टर है, अब हमें रिहेबिलिटेशन चाहिए, अब हमें
आके दूसरी पार्टी चाहिए, लेबर पार्टी चाहिए जो आए और इसको आके ब्रिटेन को रिबिल्ड करे। इस वक्त वार वाले अगर हमने प्राइम मिनिस्टर को जारी रखा ना तो ये वार मेंटेलिटी में रहेगा और ब्रिटेन जो तबाह हुआ जर्मन की बम्बारमेंट से, ये रिकंस्ट्रक्शन नहीं हो सकेगी। हाँ, ये अलहदा बात है कि 3-4 साल बाद फिर जब इलेक्शन हुए तो चर्चिल को दोबारा वजीर आजम बनाया, लेकिन 4 साल का गैप दिया कि जरा थोड़ा सा इस मैडनेस में स्पेस दें। तो सेम मेरा ख्याल है कि खान साहब जिस पेस पे लेकर जा रहे थे, चीजों को लेकर गए हैं, और जितनी मतलब जो अच्छा हुआ बुरा हुआ उसको छोड़ दें 2 मिनट के लिए, तो आपको इस तरह के बंदे की जरूरत थी जो दरमियान में एक इस तरह का थोड़ी स्पेस पैदा करे, एक जो यहाँ पे एक उसको मैडनिंग बफर क्रिएट करे और एक बफर दे और उसमें करे। सो गौहर वाज ए गुड चॉइस। तो खान साहब जो हैं वो एक इस तरह के माइल्ड आदमी को नहीं पसंद करते। एक मतलब है, हमें पता है माजी का लंबी चीज, हमेशा वो चाहते हैं एग्रेशन वाला बंदा जो है, खान साहब खुद भी एग्रेसिव हैं और इस तरह के बंदे भी चाहते हैं एग्रेशन में हो और बस तहस नहस कर दो, बातों से कर दें, एक्शन से कर दें, जो भी कर दें। अब गौहर साहब से उनकी शायद उम्मीदें पूरी नहीं होंगी, तो उन्होंने अली जफर साहब को ऑफर की। अगरचे बहुत सारे लोग कहते हैं कि अली जफर साहब भी माइल्ड हैं, लेकिन मेरा एक और है, जो माइल्ड होगा वो आउट होता जाएगा। खान साहब महीना 2 महीने देंगे कि भाई साहब डिलीवर करें अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग, जाएं और अपने मुखालफिन को आपने कैसे डील करना मैं बताऊंगा। अगर वो करेंगे तो ठीक है। अब उसमें देख, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में देख लें, 3-4 वजीर बदले खान साहब ने। उनको हटाने की क्या रीजन थी इनको, शिबली फराज साहब को, कि भाई अगेन शिबली साहब वो आगे जबान इस्तेमाल नहीं कर रहे थे जो खान साहब चाहते थे, या बाद में कुछ और लोगों ने इस्तेमाल की। ये उनका क्राइटेरिया बड़ा उनका क्लियर है। सो यहाँ पे उन्होंने अली जफर साहब ने उस वक्त एक्सेप्ट कर ली खान साहब ने। जब इन्होंने बात की, अब अंदर की बात बता रहा हूँ, वेरी क्रेडिबल, इनकी फैमिली ने इनको अपोज किया है अली जफर साहब की। अच्छा, घर से उन्होंने कहा जनाब मेहरबानी फरमाएं, आप रहने दें, आप केसेस ले रहे हैं, अच्छी खासी आपकी वो चल रही है, आपकी प्रैक्टिस चल रही है, इनकम हो रही है, सेनेटर हैं, आप टीवी शोज में जाते हैं, एक अच्छी लाइफ गुजर रही है, एंड यू आर ए जेंटलमैन एज वेल, जैसे कहते हैं अली जफर साहब जो हैं। सो वो बनना चाहते थे अली जफर साहब। उनके घर से उनको स्ट्रांगली अपोज किया गया है, और अली जफर साहब ने अपने घर के उन फैमिली मेंबर्स की ख्वाहिशात का एहतराम करते हुए खुद को विड्रा किया है। और उन्होंने आके क्लिप में उन्होंने कहा जी अली गौहर साहब बड़े अच्छे बंदे, इन्हीं को बनाया जाए। सो द अंदरूनी खबर इज एंड वेरी क्रेडिबल वन कमिंग फ्रॉम हार्सेस माउथ सॉर्ट ऑफ थिंग, कि उनकी फैमिली ने उनको मजबूर किया कि आप इस तरह की पॉलिटिक्स में, इस तरह की चीज़ों में जो आप जा रहे हैं, इट विल क्रिएट प्रॉब्लम, इट विल क्रिएट, हमारे लिए भी होंगे, आपके लिए भी होंगे, टाइम नहीं होगा, या जो भी था। इस मैस में उन्होंने कहा जी आप ना जाएं, ये जो हालात बने हुए हैं। सो अली जफर साहब को भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने खान साहब की ख्वाहिशात को पीछे करके उन्होंने अपनी फैमिली की ख्वाहिशात को उन्होंने आगे किया है, और इसलिए उन्होंने अपने आप को विड्रॉ किया है। That's a very, ये स्टोरी है जो मेरे पास थी। अच्छा क्लास साहब, बात तो वैसे से मजीद भी होनी है, लेकिन 2-3 और चीजें इंपॉर्टेंट जिसको हमने टच करना है, सिंस हम बात नहीं कर सके आपस में कि मरियम की जो स्पीच थी आपने उसको किस नजरिए से देखा। अच्छा, इसमें मरियम के आपने खाकवानी साहब से बहुत सारी चीजें डिस्कस की, उनके जो क्लेम्स हैं, अगेन देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट, और उसमें एक साउथ पंजाब का हॉट सेलिंग स्लोगन है जो मेरे ख्याल से हर कोई इस्तेमाल करता है। अब साउथ पंजाब के बारे में एक्चुअली मरियम क्या कर पाएंगी, और साउथ पंजाब के लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है मरियम से? जो लोगों को छोड़ दें 2 मिनट के लिए, आपकी बात ठीक है कि पिछली दफ़ा इमरान खान साहब ने वो साउथ पंजाब सूबा बनाना था, आपको याद होगा, उन्होंने जनाब उस वक्त ये खुसरो बुख्तियार साहब एंड कंपनी, उन्होंने क्राउड इकट्ठा किया और वो जाम हो गया 100 दिनों में सूबा बनाएंगे तो वो बन जाएगा। वो नहीं बना, आपके सामने नहीं बनने दिया उन्होंने। तो उनके उस वक्त उन्होंने सूबे के नाम पे वोट लिए। अब वो कह रहे हैं साउथ पंजाब या सराइकी इलाके जो है हमारे, हम उनके मैं मेंबरान से मिलूंगी, सबसे पहले मिलूंगी। अगर इन्होंने करना है खुश तो मैं तरीका बता देता हूँ, और वो यही कुछ मांगेंगे, मैं अभी इसे आपको बता देता हूँ। उन्होंने इनसे मांगने हैं 2 चीजें। सबसे पहले तो वो कहेंगे कि मैडम, अभी वो अगर ना भी कहा लेकिन वो स्टेज सेट करके जाएंगे कि जनाब आप चाहती हैं कि हम वहाँ पे डिलीवर करें, लोग हमारी इज्जत करें, तो थाना कचहरी हमारे हवाले करें, हमारा डीपीओ भी होना चाहिए, हमारा डिप्टी कमिश्नर भी होना चाहिए। अच्छा, बस। अच्छा, ये मैं बड़ी बात हूँ। अदरवाइज तो ये बेचारे बहुत सारे हमारे जो वहाँ पे MNAs MPs में बाज़ को ज़ाती तौर पर जानता हूँ मैं, वो तो SHO लेवल पे, वो तहसीलदार लेवल पे इस पे भी खुश हो जाते होते हैं कि SHO थाने का हमारा लगा दें, या हमें कोई वो दे, तहसीलदार पटवारी जो है ना वो हमारे कब्जे में दे दें, हम उनको जाने। सो साउथ से मोस्टली साउथ को हैंडल करना हमेशा आसान काम रहा है। ना वो आपसे वो पैसे मांगते हैं, ना वो वहाँ से सड़कें मांगते हैं, ना कोई डेवलपमेंट मांगते हैं। अगर मांगेंगे भी सही तो वो डिप्टी कमिश्नर के जरिए, क्योंकि फंड जाने होते हैं, ठीक है तरक्याती फंड दे, हमने सड़कें बनानी है, हमने फलां करना है, और मोस्टली इन्हीं के अपने ही वो होते हैं आगे कंट्रैक्टर जो होते हैं ना, डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ मिलकर इन्होंने बैठ के अपने ही कंट्रैक्टर को दिलवाना होता है, इन्होंने कंट्रैक्ट दिलवाना होता है। सो वो 2 चीजें मांगे के पैसे दें, साथ में डिप्टी कमिश्नर और हमें वो डीपीओ दें, वो हमें ठीक है ये उनको दे दें। और वो कुछ नहीं मांगेंगे इनसे, ना उन्होंने ओवरऑल को स्कूल मांगने हैं, ना यूनिवर्सिटी मांगनी है, ना रोड बांधने, ना किसी ने कहना जी MM रोड जो है वो तबाही फिरी हुई है। बता दिया आपने। हमारे साउथ के लोग बड़े कनात परस्त हैं, बस
उनको डीसी चाहिए, डीपीओ चाहिए, अपने अपने उन्होंने मुखालफिन को उन्होंने छितर मरवाने हैं। अगर मैं सबकी नहीं बात कर रहा, उन्हें छितर मरवाने हैं, और साथ में कुछ जमीनें को अलाट करवानी है। वो आपके साथ में डिप्टी कमिश्नर का साथ से सरकारी जमीनें पड़ी होती हैं, वो भी बहुत सारे लोग जो अलाट करवाते हैं। सो ये काम करते हैं कि मरियम साहबा जिंदाबाद, कोई बात कोई मसला नहीं आएगा, कोई काम लेके नहीं आएगा, अदरवाइज कोई तंग नहीं करेंगे इनको। डीसी दें, डीपीओ दें, उनकी मर्जी करते हैं। सिंपल सी डिमांड है। अच्छा क्लास सब सिंपल सी वैसे नहीं अगर होती तो अभी तक पूरी हो चुकी होती। बहरहाल ब्रेक पूरी हो जाएगी, अभी आने देना, अभी तो चलना है ना इनको देखने में। मीटिंग्स में ये पता चल जाएगा कि मरियम साहब को कौन सा बहुत बड़ा उन्होंने इनको डेवलपमेंट का कोई वो लेकर आए, एजेंडा लेकर आएंगे और उनसे कहेंगे ये काम है, ये काम है, साउथ में करें। मेरा नहीं ख्याल वही इसी पे, मतलब हम लोग जो है ना सराय की साउथ के लोग, हम थोड़े पे राजी हो जाते हैं, हमारे ज्यादा मसले नहीं है, बस ये 2-4 चीजें हमें दे दें, मार धाड़ हम कर लेंगे, थोड़ा सा इलेक्शन का खर्चा निकाल लेंगे, तो अपने मुखालफिन को थाने उठवा के छितर मितर, तो बस वो डीसी और वो डीपीओ हमें सलाम सलूम कर ले, डेरे पे आ जाए। जी ब्रेक की तरफ जाना है और ब्रेक के बाद बात करेंगे सदर आरिफ अलवी के हवाले से। और 29 फरवरी को कौमी असम्बली का इजलास जो है वो स्पीकर ने बुला लिया, इस हवाले से बात करेंगे। रिजर्व सीट्स का एक मामला जो है वो उलझा पड़ा है। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब बात करेंगे प्रेसिडेंट अलवी एक बार फिर हमें एक्शन में नजर आए। उन्होंने जो समरी है वो मुस्तरद कर दी कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की। दूसरी तरफ हमने देखा कि जो स्पीकर कौमी असम्बली उन्होंने 29 फरवरी को कौमी असम्बली का इजलास जो है वो बुला लिया। सो नाउ देयर इज अ वो अगेन एक जिसे कहते हैं ना आईनी तजाद जो है वो खड़ा हो गया, या बहस छिड़ गई है। तो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल आंसर क्या है? पहले तो मेरा ख्याल ये ब्लंडर या गलती जो भी क्राइसिस का जिम्मेदार है, अगर मुझसे पूछें, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। अच्छा, ये उनका काम है कि वो ये मसले को हल करते इससे पहले इन डेट से कि आपने वो सीटें वुमेन वाली जो हैं रोकी हुई हैं, जिन पे आप हेयरिंग कर रहे हैं, मेरा ख्याल ओपन समाअत हो रही है, तो आप अपनी लीगल टीम बिठा के, कॉन्स्टिट्यूशनल टीम में बिठा के आपने इसको हल करना था। ये सीटें उनको सुन्नी काउंसिल को देनी है या नहीं देनी है, किस पार्टी को देनी है, आप अभी तक फैसला नहीं कर सके। 8 चले मतलब 10-12 तक हो गए, कितने दिन हो गए, मतलब 12-13 2 हफ्ते तो हो गए। 2 हफ्ते में बाकी पार्टीज को सीटें तो आपने दे दी है, पीपल्स पार्टी को भी दे दी, नवाज लीग को भी मिल गई, बाकी एमक्यूएम वगैरह एंड कंपनी को मिल गई है। तो इन सीटों का फैसला किसने करना था? आपने करना था, आपकी जिम्मेदारी। अब आपको समझ नहीं आ रही, आप पे दबाव है, किसको देनी है, नहीं देनी, इनको नहीं देनी। इस हद तक दलवी साहब की बात ठीक है कि आपने प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब करना है, डिप्टी स्पीकर, स्पीकर के इलेक्शन होने हैं, तो वहां पे आपकी ये जो खवातीन है इन्होंने भी वोट डालने हैं। एक पार्टी तो क्लेम करे कि जनाब कि हमने वो सुन्नी काउंसिल में शामिल हो गए, हमारी इतनी सीटें बनती थी, हमने कल को कंपीट करना है वहां पे हाउस में, आप उनको सीटें नहीं दे रहे। सो यहाँ तक ये जो है उनका एहतजाज बनता है कि आप इसको क्लियर करें पोजीशन को। सो अलवी साहब का इसको रोकना, ना समझ करना, ये इस एक आप कह सकते हैं हद तक समझ में आने वाली बात है। प्रेसिडेंट्स भी हैं जो क्लेम कर रही है, पीटीआई या जो इंडिपेंडेंट्स क्लेम कर रहे हैं कि बाप पार्टी थी, उसमें भी इस तरह के मामला इस तरह हुए। अच्छा, आप इनको टेक्निकल बुनियादों पे किस पे ये उनको रिजेक्ट करेंगे? जो उन्होंने नामों को लिस्ट नहीं दी हुई मेरा ख्याल सुन्नी काउंसिल में। अब इसी को मेरा ख्याल इसी को जवाब बना के उनकी सीटें वो करेंगे, उनको मुस्तरद करेंगे। जो लगता है मतलब लाइकली ये लग रहा है कि इस तरह की चीज हो सकती है। आपने तो नाम ही नहीं दिए हुए, आप लोगों को लिस्ट ही नहीं हमारे पास, हम किस इसको चीज को करें? अब अगर मुझे टेक्निकली नहीं पता, टू बी फेयर, के उसके बाद नई लिस्ट वो जमा करा सकते हैं या नहीं करा सकते, लेकिन ये फैसला जो है वो प्रेसिडेंट का फैसला तो उन्होंने करना है कि ये प्रेसिडेंट हम मानते हैं या नहीं मानते। आपकी प्रेसिडेंट जो होती है इन पावरफुल लोगों के नजदीक एक ये कोई मतलब है उनकी आप कह सकते हैं कोई आसमान से उतरी हुई चीज तो नहीं होती इनके लिए कि आपने जरूर करना है। ये इनकी मर्जी पर डिपेंड करता है कि जनाब इन्होंने एक चीज माननी है, एक प्रेसिडेंट मानी जा सकती है और अगर उसी प्रेसिडेंट के अगेंस्ट भी जा सकते हैं। सो मोस्ट लाइकली ये है कि प्रेसिडेंट नहीं मानेंगे। एक चीज अगर मानेंगे तो बड़ी कैलकुलेशन करेंगे कि इनके नंबर्स पूरे तो नहीं हो रहे। ये जो इलेक्शन कमीशन है अब इस पे हिसाब किताब चल रहा होगा कि अगर इतनी सीटें दे दें, ये पहले इतनी है, इतनी दे देंगे तो इनके कितने वोट हो जाएंगे। सो अगर वो करने के बाद मुमकिन है कि लोगों की तनकीद से बचने के लिए 5, 6, 7, 8 सीटें दे दें, ठीक है जी आप नाम लें, हम आपको दे देते हैं। सो द फॉल्ट लाइज एट द एंड ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। सदर साहब हूँ, जो स्पीकर हूँ, वो तो आपके बाद में आते हैं, इनका प्राइमरी काम था ये साहब। ठीक है, कल से इस पे ओपन हियरिंग भी हो रही है और देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन किस तरह से इस मामले को निपटाता है। जिस तरह आप कह रहे हैं कि जिम्मेदारी उनकी बनती है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।